पिछले 2 सालों में RGB पीसी कंपोनेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी फीचर बन चुका है। आपके पास RGB फैंस है, RGB केसेस हैं, RGB पावर सप्लाईज है, यहाँ तक कि पावर केबल्स भी RGB हो चुकी है। थर्मलटेक V200 भी एक ऐसा ही ऑप्शन है जहाँ RGB और टेम्पर्ड ग्लास हेडलाइन फीचर्स हैं। हमने इसको टेस्ट किया, इसको यूज़ किया और कुछ ऐसी थोड़ी डिटेल्स है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हेलो गाइज, मैं हूँ सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। V200 फिलहाल के सभी केस स्टैंड्स को पूरी तरह फॉलो करता है। आपके पास एक स्क्वायर बॉक्सी डिजाइन है, 3 RGB फैंस है, टेम्पर्ड ग्लास पैनल्स है और एक PSU शॉर्ट भी। सामने की तरफ एक डार्क टिंट वाला एक्रिलिक पैनल है जिसके पीछे 3 RGB केस फैंस है। हम इनके बारे में जल्दी डिस्कस करेंगे। लेफ्ट मेन पैनल टेम्पर्ड ग्लास का है जो 4 थंब स्क्रूज के सहारे फ्रेम से जुड़ता है। इसको इंस्टॉल करना और निकालना काफी हद तक आसान है। बजट केस होने के बावजूद भी फैंस और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी एक्सेप्टेबल है। केस के ऊपर 2 120 मिलीमीटर और 140 मिलीमीटर फैन माउंट्स है और धूल से बचाने के लिए एक मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर भी। अब ये जो फैन माउंट्स है थोड़े से ऑफसेट है ताकि इंस्टॉलेशन के दौरान आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके। टॉप पैनल के साथ ही आपका IO एरिया भी है जहां पावर रीसेट बटन्स, ऑडियो जैक्स, LED कंट्रोल बटन, 2 USB 2 पोर्ट्स और एक सिंगल USB 3 पोर्ट अवेलेबल है। अब एक सिंगल USB 3 पोर्ट मेरे ख्याल से 2019 में काफ़ी नहीं है, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। केस के नीचे चीज़ें सिंपल है। आपको PSU ओपनिंग के लिए एक डस्ट फिल्टर मिल जाता है और एक ऐसी चीज़ है जो मैंने नॉर्मली बजट केसेस में नहीं देखी, वो है फोम रबर इंसर्ट्स वाली फीट। अब नॉर्मली ये फीट हार्ड प्लास्टिक के होता है जो थोड़ा वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देते हैं, लेकिन फोम रबर होने की वजह से ये नॉर्मली वाइब्रेशंस को ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है। ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी सिंपल है लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय एक चीज़ के, वो है फ्रंट पैनल। क्योंकि ये एक्रेलिक का बना है, स्क्रैचेस और फिंगरप्रिंट्स बहुत ही आसानी से दिख जाते हैं। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि जब तक बिल्ड कंप्लीट ना हो आप प्लास्टिक शीट को ना निकालें। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद जब आप फ्रंट पैनल को हटाते हैं आपको 120 मिलीमीटर के 3 RGB फैंस मिल जाते हैं। अब ये प्रोप्राइटरी हेडर वाले थर्मलटेक के फैंस है जो डायरेक्टली आप किसी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते और ये नॉर्मली 1000 RPM पे घूमते हैं। अब 1000 RPM के घूमने की वजह से ये वैसे तो काफ़ी साइलेंट है और ऐसा ज़रूरी भी था क्योंकि इन फैंस को कंट्रोल करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये तीनों फैंस एक RGB हब से जुड़ते हैं जो इसकी लाइटिंग को कंट्रोल करता है कि इसके चारों फैंस इस हब से जुड़े हुए हैं और इस हब पे आप एक एडिशनल LED RGB स्ट्रिप्स भी लगा सकते हैं। इफेक्ट्स को चेंज करने के लिए आप टॉप पैनल पे रखे बटन को यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग इफेक्ट्स के बीच में साइकिल करता है। अब RGB फैंस है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं है, ये सिंपल है। आपको मेनली साइकिलिंग, फ्लैशिंग और एक स्टैटिक इफेक्ट मिल जाता है। इसको चाहे तो पूरी तरह बंद भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इस हब को अपने मदरबोर्ड के RGB हेडर पे कनेक्ट करके थोड़ा फाइन ट्यून कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअल लाइटिंग की बात की जाए तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ना कोई हॉटस्पॉट्स दिखते हैं और रंग भी काफ़ी वाइब्रेंट है। अब ये मेरा पर्सनल व्यू है लेकिन मुझे लगता है जो हब इल्यूमिनेटेड RGB फैंस होते हैं वो रिंग वाले फैन से ज़्यादा सुंदर लगते हैं। आपको कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगता है कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। अब RGB फैंस होने की वजह से केबल मैनेजमेंट थोड़ा सा इशू बन जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स ही आपको 12 केबल्स को मैनेज करना पड़ता है जो थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं ऑनेस्टली फ़ैन और RGB केबल्स की लंबाई देख के हैरान हो गया था। ये बहुत ज़्यादा लंबी है और आप आराम से किसी 2 केसेस को इनके ज़रिए कवर कर सकते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली अच्छी बात यह है कि केबल मैनेजमेंट इस केस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ऐसी छोटी छोटी कई डिटेल्स है जो केबल मैनेजमेंट इस केस में आसान बना देती है, जैसे कि मदरबोर्ड और राइट पैनल के बीच का डिस्टेंस, PSU श्राउड और बहुत ही ढंग से प्लेस की गई केबल रूटिंग होल्स और केबल टाइप लूप्स। आप चाहे फुल साइज ATX मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हो या कोई माइक्रो ATX मदरबोर्ड, केबल मैनेजमेंट दोनों ही केसेस में बहुत ही अच्छी रहेगी। इसके अलावा कई महंगे केसेस में भी आपको PSU शॉर्ट में मदरबोर्ड के नीचे ओपनिंग नहीं मिलती, लेकिन यहाँ आपको 3 मिलती है और ग्राफिक कार्ड को वायर को भी लूप करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है। स्टोरेज ऑप्शंस में ये केस थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव है। आपको 3 SSD माउंट्स मिलते हैं प्लस 2 3.5 इंच वाले हार्ड ड्राइव माउंट्स। अब SSDs मदरबोर्ड के राइट साइड पे इंस्टॉल होते हैं और हार्ड ड्राइव्स PSU शॉर्ट में बने एक डेडिकेटेड हार्ड ड्राइव बे पे। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है
कि आपको हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करने के लिए पूरे के पूरे फ्रंट पैनल को हटाना पड़ता है, और जो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इनकन्वीनियंट है। पीएसयू एरिया अगर केबल से भरा हो तो भी स्क्रूज को एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फॉर्चुनेटली आउट ऑफ द बॉक्स आपको 4 थंब स्क्रूज एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो प्रोसेस को थोड़ा सा आसान बना देता है। पीएसयू शॉर्ट का डिज़ाइन भी सिंपल है लेकिन इफेक्टिव है। यहाँ किसी भी साइज़ के पीएसयू को इंस्टॉल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इस कंपैटिबिलिटी का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो हार्ड ड्राइव केज है वो केस के बहुत ज़्यादा आगे इंस्टॉल हुआ है। तो इसका रिजल्ट ये है कि जगह होने के बावजूद भी एक आप 360 मिलीमीटर रेडिएटर इंस्टॉल नहीं कर सकते। आप सिर्फ या तो 280 मिलीमीटर या फिर 240 मिलीमीटर कूलर्स ही इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यार सब ठीक है तो प्रॉब्लम कहाँ है? वेल, प्रॉब्लम्स छोटी छोटी कई सारी है, और ऐसा लगता है जब थर्मलटिक एक कदम आगे रखती है तो 2 कदम पीछे भी। हम शुरू करते हैं फ्रंट पैनल से। अब फ्रंट पैनल बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है एयर फ्लो के मामले में, और सिर्फ राइट साइड पे ओपनिंग्स है, और ये ओपनिंग्स भी एक्रेलिक पैनल की क्लिप्स से ब्लॉक हो जाती हैं। अगर ये ब्लॉक ना भी रहती तो प्रॉब्लम ये रहती कि फैंस फ्रेम के बाहर माउंट होती है, और बाहर माउंट होने की वजह से ये पैनल के काफ़ी पास आ जाती है। इससे होता ये है कि जो फैंस है वो एयर अच्छी तरह पुल नहीं कर पाती, और इसका असर सीधा टेम्परेचर्स पे दिखता है। दूसरी चीज़ जो फ्रस्ट्रेटिंग है वो है आईओ पैनल की केबल्स, क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा है ये फ्रंट पैनल से जुड़ा हुआ है। तो जब भी आप फ्रंट पैनल हटाते हैं तो आपको अपनी सारी केबल मैनेजमेंट बिगाड़नी पड़ती है। तो अब ऐसा ना हो, इसका सबसे इजी सोल्यूशन ये था कि जो आईओ की पार्ट है उसको मेन फ्रेम से किसी तरह जोड़ा जाए। ये उतनी प्रॉब्लम नहीं होती अगर हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करने के लिए आपको पूरा फ्रंट पैनल ना निकालना पड़ता। मैं एक ऐसा सोल्यूशन प्रेफर करता जहां आप एक हार्ड ड्राइव कैडी या ट्रेज यूज करते डायरेक्ट स्क्रू माउंट की बजाय। टूललेस माउंट्स एक स्क्रू बेस्ड माउंट से हमेशा ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तीसरी चीज़ है पीसीआई स्लॉट्स। अब ये एक बजट केस है और कॉस्ट कटिंग करने के लिए इसमें वेल्डेड पीसीआई स्लॉट्स यूज़ की गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2019 में कोई भी एक ऐसा केस होना चाहिए जिसमें मिनिमम 3 रीयूजेबल स्लॉट्स ना हो, चाहे वो बजट केस हो या हाई एंड केस हो। अगर इन चीज़ों को, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को हटा दे, V200 बहुत ही अच्छा फ्रेम है। इसका इंटीरियर काफ़ी स्पेशियस है और बिना किसी प्रॉब्लम के कंपोनेंट्स इंस्टॉल हो जाते हैं। हार्ड ड्राइव्स के इंस्टॉलेशन को छोड़ के बाकी सारे कंपोनेंट्स में इंस्टॉल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन सभी पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए क्या ये केस मैं आपको परचेज करने के लिए रिकमेंड करूँगा? वेल, इसका आंसर है हाँ, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। पहला, अगर आपको अच्छी डील मिले तो। नॉर्मली ये केस का प्राइस 5000 से 5500 की रेंज में अवेलेबल है कई जगहों पे, लेकिन अगर आपको ये 4500 टू 4700 की रेंज में मिले तो ये बहुत ही अच्छी डील है। दूसरा, अगर आप एक सिंपल बिल बनाना चाहते हो, अगर आप हाई एंड एक्सपेक्टेशंस लेके इसमें हाई एंड कंपोनेंट्स डालोगे और आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी तो सॉरी, मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप अपना बजट बढ़ाएं और किसी दूसरे केस ऑप्शन को ट्राई करें। थर्मलटिक की रेंज में काफ़ी दूसरे अच्छे ऑप्शन है, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके इस केस के बारे में क्या विचार है? क्या आपको ये अच्छा लगा केस, या कोई ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन है जो आप इस प्राइस रेंज में प्रेफर करेंगे? आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर इस वीडियो के बारे में फीडबैक भी है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। टिल देन, स्वाद अनुसार लाइक और डिसलाइक करें वीडियो को, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार। चीयर्स।